नहीं तो बिहार, नहीं तो उड़ीसा में कुछ जंगल के बगल में जो रूरल एरिया पे बच्चे लोग रहते हैं, वो लोग भी ये कोर्स ले सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए हम जैसे लोग इसके लिए बहुत सारे कोर्स बना के हमने बच्चों के लिए ऑनलाइन पे डाल दिया है। सो दैट इज व्हाट बेसिकली मूक और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। एंड ये कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने तो बताया कि डिजिटल लर्निंग क्या है, तो डिजिटल लर्निंग से हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा वाला मूक कोर्स बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाना है उसके बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा रेगुलर क्लासरूम कोर्स से थोड़ा अलग सा होने वाला है। तो इसलिए उसमें क्या क्या अलग है और उसको हम कैसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट वाला क्या है कि डिलीवरिंग द लेक्चर, वो तो सब लोगों को पता है कि मीन्स क्लासरूम में तो हमारा चाक एंड बोर्ड से करते हैं, कुछ जगह पे वो स्मार्ट बोर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगह पे मार्कर और पेन से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा अलग अलग सा हम सिखा सकते हैं, लेकिन क्लास में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 50 लोग, नहीं तो 60 लोग, थोड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है तो 100 बच्चे लोगों को एक ही समय सिखा सकते हैं। बट ऑनलाइन पे तो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि आपको एक वीडियो दिखाना है, एक पिक्चर दिखाना है, क्योंकि अभी प्रोजेक्टर भी अवेलेबल है बहुत सारे कॉलेज पे, तो हम लोग प्रोजेक्टर से इमेज तो दिखा सकते हैं, लेकिन वीडियो वगैरह प्ले करना बोले तो थोड़ा मुश्किल की बात है आज के दिनों में। और एनिमेशन प्ले करना वो सब थोड़ा डिफिकल्ट है फिजिकल क्लासरूम पे, तो वो सब ऑनलाइन पे हम आसान से कर सकते हैं। तो इसलिए this will become like a little bit more attractive for the students, क्योंकि जब हम कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, मैं इसका थोड़ा बहुत एग्जांपल्स बाद में देने वाला हूं, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अभी थोड़ा ये क्या है कि वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट जैसा हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बेसिस, वो हम पहले देखें, बाद में उस बेसिस को कैसे अप्लाई करते हैं, वो दोनों आज के 2 सेशन पे हम खत्म कर देंगे। एंड ये क्या है कि असिंक्रोनस कंटेंट बोलते हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कंटेंट क्या बोले तो अभी हमारा सेशन जो चलता है ये लाइव सेशन है कि आप लोग मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दे सकता हूं, हम इंटरेक्शन कर सकते हैं ऑन द लाइव, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस कंटेंट। लेकिन जब हम ऑनलाइन पे मूक पे हम कोर्स बनाते हैं, वी क्रिएट द लेक्चर्स, उसका मतलब कि वीडियो लेक्चर्स हम बनाते हैं और एक गूगल ड्राइव नहीं तो किसी जगह पे हम उसको स्टोर करते हैं और बच्चे लोग उसको बाद में देखते हैं। सो हम लोग बनाते हैं आज, बच्चा देख सकता है कल परसों क्या अगले साल भी देख सकता है। सो दैट मीन्स मैं जब बनाता हूं और वो देखते हैं, वो एक ही समय पे नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस कंटेंट। तो यही एक छोटा सा फर्क है। और मूक क्रिएशन और आपका डिजिटल कंटेंट जो क्रिएट करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी एसिंक्रोनस मोड पे हो सकता है, मतलब आप पहले बनाते हैं, बच्चे लोग बाद में देखते हैं। एंड ये है अगर आपको ऑनलाइन पे कोर्स क्रिएट करना बोले तो एक छोटा सा बेस्ट प्रैक्टिस मैं हमेशा यही इस्तेमाल करता हूं, तो वो आपको शेयर करता हूं कि हमें फेमिलियराइज योरसेल्फ विद वेरियस टूल्स एंड टेक्निक। इसका मतलब स्विस आर्मी नाइफ जो है, आपको तो पता है कि वो बहुत सारे काम के लिए आ जाता है, तो एक एक छोटा सा टूल किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तो नाइफ है और ये तो स्क्रू ड्राइवर है, ये कैन ओपनर है, ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे चीज है, और उसको किसी कैसे उसको इस्तेमाल करना है वो हमें मालूम होना चाहिए। नहीं तो ये रहेगा हमारे टूल किट पे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो क्या काम के लिए आ जाएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम लोग अगर किसी भी चीज को, मतलब आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखिए कि उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, वो हमें सीखना पड़ेगा। कि आप एक एनिमेशन दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे पावर पॉइंट से किया जाता है, आप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं उसको कैसे करना है, वो ट्रांसिशन क्या है, अगर ये फॉन्ट को कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आज आपको ये लेजर पॉइंटर इस्तेमाल करता हूँ, वो तो आपको पता है कि मीन्स वो कैसे इस्तेमाल करना है।
अगर इससे पेन भी हमें मिलता है ऑन पावर पॉइंट पे, तो इधर एक ऑप्शन है कि हम पेन लिया तो पेन से हम लिख भी सकते हैं। तो ये सब हमारा टूल्स है, और इस टूल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें पहले सीखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि ऑनलाइन टूल बहुत सारे होते हैं, लेकिन वी आर नॉट फेमिलियर विद द टूल्स, हमें उससे एकदम पूरा पूरा फायदा उठा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आप लोगों को जो टूल है उसका फेमिलियराइज करना पड़ेगा, कि मीन्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड, वो तो आपको पता है। एंड यू कैन अप्लाई सम जुगाड़। ये कोविड के जगह पे मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे जुगाड़ बना के अपने लेक्चर्स को ऑनलाइन पे डाला था। इधर देखिए कि मीन्स एक हैंगर पे अपने मोबाइल फोन को फिक्स करके लगा दिया, नीचे से एक चेयर है, एक कुर्सी पे वो तो टाई करके डाल दिया, ताकि इनका पूरा लेक्चर, क्योंकि उनके पास एक ट्राइपॉड है। अगर देखिए ट्राइपॉड तो थोड़ा महंगा वाला चीज है, और कोविड के लॉकडाउन पे तो वो मिलता नहीं था, तो लोग तुरंत सोचा कि अरे मैं इसको कैसे करूं। क्योंकि हमारे इंडियन लोग तो ये जुगाड़ में बहुत आगे है, कि दुनिया भर के लोग दे आर थिंकिंग दैट ये इंडियन लोगों का दिमाग जो है वो एकदम तेज से चलता है बोल के, एंड वी आर ऑलवेज अहेड ऑफ दिस जुगाड़। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि एक अच्छी तरह से आप आपके कोर्स बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोर्स डिलीवरी करने में भी, इधर तो लोग डिलीवरी करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब आप, क्योंकि सी व्हेन यू आर पुट इनटू सम डिफिकल्ट सिचुएशन, अपने आप हमारा दिमाग काम चालू कर देता है कि अरे इसको मैं कैसे करूं भाई बोल के। सो वी इंडियंस आर वेरी गुड एट, सो आप जुगाड़ भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हर दिन आपके प्रोजेक्ट, अगर आप कोर्स बनाते हैं तो हर दिन, मतलब सैटरडे हो या संडे हो या मंडे हो, ऐसा कुछ भी दिन नहीं है, हर दिन आपको कम से कम 10 से 15 मिनट उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्यों मैं बताता हूं, तो हम तो क्लास में कॉलेज में सिखाते हैं तो थक जाते हैं शाम तक, तो वी डोंट हैव इनफ टाइम, एंड हमारे भी रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स है, बहुत सारे परिवार है, वो सबके साथ हमें मिलजुल के सोशलाइज भी होना चाहिए। तो आखिर क्या हो जाता है कि हमें कोर्स डेवलप करने के लिए जो समय है वो बिल्कुल नहीं मिलता है, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी बहुत बहुत हो जाता है, कि मीन्स ये पेपर वर्क करो, वो इसमें ही निकल जाता है। सो इफ वी आर प्लानिंग टू डेवलप और क्रिएट एन ऑनलाइन कोर्स, तो हमारे लिए हमारे पास वक्त का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कि वी मे नॉट हैव इनफ टाइम टू क्रिएट अ कोर्स। क्यों मैं ये बताता हूं, तो मेरा मूव कोर्स बनाने के लिए मुझे 8 से 10 महीने के ऊपर लगा। सिर्फ मुझे 20 घंटे के वीडियो बनाना है, सिर्फ 20 घंटे के वीडियो बनाने के लिए मुझे 8 से 10 महीने के ऊपर लगा। तो ये इतना समय तो हमें निकालना पड़ता है। तो आप घबराइए मत कि ये कैसे हो सकता है। हर दिन आप 10-15 मिनट करने से आपका वर्कलोड भी ज्यादा नहीं होता है, और आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि मीन्स आपको 4-5 चपाती खाना है, तो आप कैसे खाते हैं उसको? छोटा छोटा टुकड़ा बना के ही खाते हैं ना, एक ही समय पूरा को आप खाते नहीं ना। सिमिलर टू दैट, क्रिएटिंग अ कोर्स इज वेरी सिमिलर टू ईटिंग योर चपातीस। आप टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, आसान से हजम हो जाएगा, आपको कुछ भी इंडाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, आप आराम से काम कर सकते हैं। सो इसलिए एवरी डे प्लान दैट 10 से 15 मिनट, नहीं तो आधा घंटा अगर आप निकाल सकते हैं, तो वो कोर्स के लिए आप डिवोट कर लीजिए। इससे आराम से आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 8 महीने के जगह पे अगर आप 30 मिनट लगा सकते हैं, तो 6 महीने में वो काम हो सकता है। मैं तो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगा। और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो सुबह नहीं तो रात को आप कर लीजिए, ताकि वो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस वॉइसेस वगैरह बहुत कम रहता है। और एक और अच्छा चीज है कि अगर आप जो बनाते हैं
बिफोर यू पुट इट ऑन ऑनलाइन, आपके बच्चे लोगों को पहले पहले दिखाइए, क्योंकि बच्चे लोग हमेशा क्या होते हैं कि दे आर ट्रू, दे आर हॉनेस्ट, और उनको हमेशा लगता है मेरा पिता नहीं तो मेरा माता तो अच्छी तरह से काम करना है बोल के वो लोग जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी नॉट सो गुड थिंग्स है, वो सीधा आपको बोल देते हैं। एंड एक और चीज है कि आई डिड नॉट यूज योर स्पाउस, क्योंकि स्पाउस से हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा होता रहता है। तो इसलिए हम लोग वो जो बोलेंगे कि भाई साहब ये ऐसा करो, बोल तो तू कौन है मुझे बोलने वाला है बोल के हमें तुरंत वो गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए वो अच्छा नहीं है। एंड दे कैन बी अ गुड क्रिटिक, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से लेते नहीं है, हमेशा कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो इसलिए बच्चों को देने से क्या होता है कि बच्चों हमारे पास हमेशा रहते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि ठीक है मेरा बच्चा ही बोला है ना, तो दूसरा कोई तो नहीं बोला है ना, तो वी ऑल्सो टेक इट वेरी लाइटली एंड दे आर रियली ट्रू क्रिटिक। तो मेरा कोर्स के लिए मैंने यही इस्तेमाल किया था कि मेरा बेटी को तो मैंने बहुत बार दिखाया, एंड ये ऐसा पिक्चर है वैसा वो हमेशा बोलती थी, ये क्या बेकार बनाया है डैडी, थोड़ा ठीक से करो, ये करो वो करो बोल के वो बहुत मतलब गाली भी हमें देते हैं। जब बच्चा नहीं तो हमारे लड़के लोग देते हैं तो हमें इतना गुस्सा नहीं होता है। तो इसलिए we can actually improve ourselves without getting that online critic from various people. तो इसलिए आप अपने बच्चों को पहले दिखाइए, तो you can actually make a very good online course। नहीं तो डिजिटल कंटेंट्स आप आराम से बना सकते हैं। एंड पहले पहले बार सब कुछ ठीक से होता नहीं है, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि मुझे पहले बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो ठीक से नहीं आता है। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हर एक see they say like a 1,000 mile journey starts with a single step बोलते हैं, मतलब आपको पहले आगे कदम लगाना ही पड़ेगा। तो वो अगर मुश्किल से आप सोचते हैं अरे मैं कैसे करूं बोले, तो वो कभी चालू होता ही नहीं है। आप बिंदास चालू कीजिए, चाहे कुछ भी हो, वट एवर मे बी द ये कर लीजिए, तो इससे सब कुछ हो जाता है। अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन है क्या किसी का? इसमें से अगर कोई दूसरा कुछ बताना चाहता है तो आप बता सकते हैं। वी विल बी रेडी टू लिसन टू योर सजेशंस। हेलो। जी सर, बोलिए सर। हाँ वही है, अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे जा सकते हैं, वो कुछ नहीं, प्लीज प्रॉब्लम। कंटिन्यू सर। हाँ ठीक है। तो जो नहीं करना है वो अभी मैं बताता हूँ कि आ, हम जो फिजिकल मोड में जो करते हैं उसको सीधा ऑनलाइन मोड पे डालने से प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं बाद में बताऊंगा। और क्लास में तो हम बच्चों को सीधा देख सकते हैं, आंखों में देख के अगर उसको समझ में आता है क्या नहीं आता है वो सब हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पे वो सब नहीं होता है। तो इसलिए जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट जो है, बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमेशा कम होता है। एंड वी हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, तो इसलिए ये भी हमें याद रखना है। एंड हम सिर्फ एक ही मेथोडोलॉजी, मतलब मीन्स बोर्ड पे हम लिख के उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो सिर्फ एक ही तरीके से हमें नहीं सिखाना है, हमें 2-3 डिफरेंट तरीके से अलग अलग टॉपिक को बच्चों को बताना पड़ेगा, नहीं तो सिखाना पड़ेगा। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। एंड हम तो पूरा दुनिया के लिए आप सोच लीजिए, सिर्फ आपके कॉलेज के लिए मत सोचिए, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो थोड़ा अच्छी तरह से, थोड़ा ढंग से हम बनाए तो हमारे कॉलेज छोड़ के बाहर के कॉलेज, बाहर के डिस्ट्रिक्ट, मतलब दूसरा स्टेट, क्योंकि दूसरा कंट्री, वो सबको हम हमेशा याद रख के हमारा कोर्स बनाएंगे, तो वी कैन हैव मैक्सिमम रीच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये सब आपको साथ में होने से यू कैन एक्चुअली क्रिएट द कोर्सेज इन अ मच बेटर वे। पहला वाला तो स्क्रिप्ट है कि आप क्या वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसका स्क्रिप्ट अगर करा सकते हैं तो कर लीजिए।
और स्टोरी बोर्ड तो कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं। आपके पास समय है तो स्टोरी बोर्ड भी लिख दीजिए। ये स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड में क्या फर्क, क्या अंतर है, तो स्क्रिप्ट बोले तो सिर्फ टेक्सचुअल पार्ट है। मतलब अगर देखिए, मैं इस प्रेजेंटेशन को अगर ऑनलाइन पे मैंने देना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, पहले ये पीपीटी बना लेता हूं और उसके बाद उसको हर एक स्लाइड में क्या क्या मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं बुलेट पॉइंट्स जैसे भी लिख सकता हूं, नहीं तो पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकता हूं। ये दोनों तरीके से मैं पहले स्क्रिप्ट बना लेता हूं। तो इससे क्या हो जाता है कि जब हम बात करेंगे तो एक दो चीज छूट जाता है। एंड समटाइम्स वी ओवर स्पीक, क्योंकि एक ही चीज को बार बार हम बोलते रहते हैं और दो तीन स्लाइड के बाद में भी वो पुराना वाला स्लाइड के बारे में हम बात करेंगे, वो सब आ जाता है। क्यों इसको अवॉइड करना बोले तो, क्लासरूम में आप 1 घंटे में जो सिखाते हैं उसको हम इधर 30 मिनट के अंदर सिखाना है ऑनलाइन पे। क्योंकि क्लासरूम में तो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जैसे कि आप कुछ सवाल पूछेंगे, अटेंडेंस लेंगे और थोड़ा 5 मिनट का वो ब्रेक देंगे, वो सब आपके फिजिकल क्लासरूम पे पॉसिबल है। लेकिन ऑनलाइन क्लास पे ये कभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बच्चे लोगों को 30 मिनट के अंदर वो पूरा 1 घंटे में जो सिखाया जाता है वो 30 मिनट के अंदर हम सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको पूरा कंप्रेस करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर पाएंगे, तो हमें पहले ही स्क्रिप्ट बनाने से, मतलब बुलेट पॉइंट भी आप बना के रख सकते हैं, तो उससे वो आसान हो जाता है कि आप क्या बताना चाहते हैं, कितना बताना चाहते हैं, उसका एक आइडिया आपको मिल जाता है। और दूसरा वाला स्टोरी बोर्ड क्या है कि एक पिक्चर आप दिखा रहे हैं तो वो पिक्चर के बाद एक चार्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टोरी बोर्ड में हम ये सब लिखते हैं, 2.34 मिनट पे ये पिक्चर पहले आएगा और 2.57 मिनट पे वो चार्ट आ जाएगा। जब चार्ट आएगा तो मैं ये भाषण बोलने वाला हूँ। सो वो सब पूरा जो लिखते हैं उसको बोलते हैं स्टोरी बोर्ड। ये थोड़ा मुश्किल की बात है एंड नॉट एवरी पीपल फॉलो द स्टोरी बोर्ड। लेकिन स्टोरी बोर्ड क्यों बनाना बोले तो, अगर आप वीडियो बनाते हैं लेक्चर के लिए, आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं और कोई और उसको रिकॉर्ड करने वाला है तो, और कोई और उसको एडिट करने वाला है, तो ये लोग तो अलग अलग होने वाला हैं। आपको तो पता है आप क्या बताने वाले हैं, लेकिन वो एडिटर को तो पता नहीं उसको कैसा करना है। सो आप कैसे उनसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उसके लिए ये स्टोरी बोर्ड का जरूरत होती है। क्योंकि आप रिकॉर्ड करते वक्त ये सब कर देंगे, बाद में आपके लगेगा अरे इसमें थोड़ा एक और पॉइंट ऐड कर दिया तो अच्छा हो जाएगा बोल के आपको लगेगा, वो सब बाद में एडिटर करेगा। तो उसको आप कैसे समझा पाओगे, तो ये मुश्किल बाद में आ जाता है, पहले नहीं आता है लेकिन बाद में आ जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप स्टोरी बोर्ड बनाने से वो होता है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। एंड लेक्चर टाइम तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मीन्स 30 मिनट के अंदर आपको करना बोले तो कितना स्लाइड्स आपको बनाना है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। एंड इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह जो कुछ भी ऑनलाइन पे मिलता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो फ्री कंटेंट है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको हमेशा प्लानिंग करना पड़ता है एंड प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले पहले बार कैमरा के सामने बात करने बोले तो बहुत मतलब अजीब सा लगता है। और कुछ लोगों को भाषण एक ही वर्ड दोबारा रिपीट होता रहता है, वो सब प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए अगर आप पहले से ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया कि मैं क्या बात करने वाला हूं बोल के, अगर आप प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाता है। एंड कीप कूल। तो आप अगर कुछ चीज ठीक से नहीं हुआ तो चिंता मत कीजिए, पहले बार अगर फेलियर हो गया तो ठीक है चलेगा, लेकिन दूसरी बार आप थोड़ा उसको ठीक कराने के लिए कोशिश कर दीजिए। तो इसलिए आपको गुस्सा होकर कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा वेक्स हो गए, कुछ गुस्सा हो गए तो आपको वो चेहरे पे दिख जाता है, और जब आप भाषण करेंगे कैमरा के सामने तो वो आपके चेहरे से वो दिख जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कीप कूल। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो ठीक है भाई, दोबारा ले लो, दोबारा रिकॉर्ड कर लो, हो जाएगा काम। ऐसा हमें हमेशा याद पे रखना है। तो अगर ये सब हो गया तो आपका लाइफ बहुत आसान हो जाता है।
सो ऑनलाइन क्लास क्रिएशन पे बहुत सारे चैलेंजेस होने वाले हैं, तो हम उसको पहले देखेंगे कि पहला वाला कि लर्नर्स रिटेंशन, क्योंकि बच्चे लोग याद नहीं रखते हैं, लर्नर्स एक्सपीरियंस ठीक से नहीं होता है और कुछ एंगेजमेंट भी नहीं होता है। लर्नर्स पार्टिसिपेशन तो बहुत कम होता है, क्योंकि डिस्कशन फोरम तो आप बनाएंगे लेकिन बच्चे लोग कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, सवाल जवाब भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ ऐसे दे के चले जाते हैं। तो उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और लर्नर्स रिफ्लेक्शन की मीन्स आप कुछ सवाल पूछा कि अरे भाई साहब इसको क्या है। सी व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो वी कैन एक्चुअली मेक अ पॉज इन द वीडियो एंड वी कैन आस्क द स्टूडेंट टू रिकलेक्ट व्हाट दे हैव रेड। तो एक छोटा सा क्विज भी हम उसी वीडियो के अंदर डाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लर्नर्स रिफ्लेक्शन। तो वो भी बच्चे लोग करते नहीं है, वो कुछ भी करके वो चला जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग का बहुत जरूरी होती है, क्योंकि टीचर्स का अच्छी तरह से ट्रेनिंग होने के बिना एक कोर्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हम ये सबको कैसे एड्रेस करने वाले हैं, तो दैट इज व्हाट वी विल से। एक छोटा सा मॉडल है एडी मॉडल बोल के, इसके बारे में मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा। तो दिस इज मेथड मोस्ट ऑफ द पीपल यूज फॉर द कंटेंट क्रिएशन। तो वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो बोलते हैं ये इस मॉडल से एक्चुअली आया है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। सो ये 5 स्टेजेस में होता है कि आपका कोर्स बनाना जो है, ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बोल के, आपको तो पता है करिकुलम डिजाइन क्या बोल के आपको पता है। सो इन द करिकुलम डिजाइन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, सो दैट मीन्स व्हाट we are going to give is discussed in the curriculum design, and there is something called instructional design. So this is what many people use for online courses. So the instructional design kya bole to how we are going to give that. So what is given in the curriculum design, how is given in the instructional design. So यही एक छोटा सा डिफरेंस है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए हमेशा ये वर्ड हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होना चाहिए। ये क्या चीज है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बोले तो आप कैसे करने वाले हैं, बस उतना ही है। कैसे, दैट सिंगल क्वेश्चन इज द वन वी आर गोइंग टू आंसर इन वेरी एलाबोरेट वे। कि आप तो एक टॉपिक बना लिया लेकिन आप उसको लेक्चर से सिखाने वाले हैं, क्या टेक्स्ट से सिखाने वाले हैं, क्या एनिमेशन से सिखाने वाले हैं, क्या मल्टीमीडिया से ये सिखाने वाले हैं, आप कैसे सिखाने वाले हैं उसको, दैट इज व्हाट इज डिस्कस्ड इन द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। सो दिस मॉडल एडी मॉडल इज द मोस्ट फेमस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल। तो इसमें हमारा कोर्स कैसे डेवलप किया जाता है उसके बारे में 5 स्टेजेस पे लोग बात करते हैं। पहला वाला स्टेज जो होता है एनालिसिस स्टेज, सेकंड वाला होता है डिजाइन स्टेज, थर्ड वाला होता है डेवलपमेंट स्टेज, फोर्थ वाला इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट वाला इज इवैल्यूएशन। तो ये 5 स्टेज होने से आपका कोर्स अच्छी तरह से बन सकता है। सो एनालिसिस स्टेज पे क्या क्या किया जाता है कि मीन्स वी नीड टू एनालाइज what is the course we are developing, why we are developing, how we are developing. So ये सब सवाल पहले पूछा जाता है, उसको बोलते हैं एनालिसिस स्टेज। तो ये इससे हमें बहुत सारे आंसर्स मिल सकता है कि मीन्स ठीक है भाई, मैं तो ये कोर्स बनाने वाला हूँ, तो कौन से बच्चों के लिए आप बनाने वाला है, यूजी के बच्चों के लिए, पीजी के बच्चों के लिए, नहीं तो आपके स्टूडेंट के लिए, क्या बाहर के स्टूडेंट के लिए, किसके लिए हम बनाते हैं, ये सवाल पहले हम पूछते हैं। तो उससे हमें पता चलता है ठीक है भाई मैंने यूजी का ये कोर्स बनाने वाला हूँ, ओके दैट इज। एंड वो कौन सा कोर्स, अगर मैं तो केमिस्ट्री, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री का एक एग्जांपल लेके बता सकता हूँ कि ये तो यूजी का तो 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर के लिए हम बनाएंगे, क्या सेकंड ईयर के लिए हम बनाएंगे, क्या थर्ड ईयर के लिए बनाएंगे। तो एक ईयर में भी 2-2 सेमेस्टर हो जाते हैं, तो आप वो सब डिसाइड करेंगे। ठीक है भाई मैंने तो सेकेंड ईयर बच्चों के लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए ये कोर्स सिखाने बनाने वाला हूं बोल के आप डिसाइड करेंगे। तो आप आपके दोस्त से डिस्कस करेंगे, आपके कोई पहचान से डिस्कस करेंगे, वो सब करके, और बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे, अरे मैं तो एक कोर्स डेवलप करना चाहता हूँ, तो तुम लोगों का फीडबैक क्या है, मतलब आप कैसे उसको बनाना चाहते हैं। तो वो बोलेंगे सर ये टॉपिक तो हमारे एग्जाम पे आ जाता है, मतलब मीन्स हम लोग
कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना चाहते हैं, उसमें ये इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो इसलिए प्लीज वो टॉपिक आप इस पे इंक्लूड कर दीजिए बोल के बच्चे लोग कुछ फीडबैक हमें दे सकते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी डू इन द एनालिसिस स्टेज. सो एनालिसिस स्टेज खत्म हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे कि एनालिसिस से जो इनपुट है उसको लेके हम डिजाइन करेंगे. तो डिजाइन स्टेज पे क्या होता है कि जो फीडबैक बच्चों से मिला है, जो दूसरे लोग ने हमें बताया, तो उससे हम सिलेबस को आइडेंटिफाई कर देते हैं. सिलेबस आइडेंटिफाई करने से आपको पता चलता है कि क्या कौन से किताब में ये सब मिलता है और कौन सा कंटेंट हमें बनाना है. वो सब हम डिजाइन स्टेज पे डिसाइड करते हैं और हम लोग ये लर्निंग आउटकम को भी बनाते हैं कि मीन्स इस कोर्स में क्या लर्निंग आउटकम होने वाला है. कि मीन्स वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, लर्निंग आउटकम भी बोल सकते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव बोले तो वो कोर्स के पहले हम बताते हैं the so and so things will be taught to the students, so and so things will be given to the students बोल के पहले ही हम इस पे ऑब्जेक्टिव से डालते हैं. आउटकम के क्या बोलते हैं कि by the end of the course the student will learn so and so, by the end of the course student will get this, वो सब हम बाद में बोलते हैं. तो उसको लर्निंग आउटकम वो तो आपको पता है. सो ये सब ये डिजाइन स्टेज पे हम फाइनलाइज करते हैं. इसके बाद हम जाते हैं कि डेवलपमेंट स्टेज पे. तो डेवलपमेंट स्टेज पे तो क्या है कि आपको तो सिलेबस पता है, तो उस सिलेबस के हिसाब से आप कंटेंट बनाना चालू करते हैं कि आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं. तो प्रेजेंटेशन पे इमेज से बनाना है, क्या पिक्चर से बनाना है, क्या कुछ पाई चार्ट बनाना है, क्या क्या बनाना है, वो सब ये डेवलपमेंट स्टेज में आप फाइनलाइज करके उसको आप स्लोली डेवलप करते हैं. देन आप डेवलप करने के बाद एक एकेडमिक एक्सपर्ट से आप उसको रिव्यू करते हैं, क्योंकि हमेशा इसको मैं क्या बोलूं कि एक छोटा सा है एग्जांपल मैं इधर बताऊंगा. हीरा जो है वो मिट्टी से आता है, लेकिन इट इज अ वेरी वैल्यूएबल स्टोन, लेकिन वो उसका वैल्यू तो बहुत कम रहता है जब मिट्टी से सीधा आता है. तो उसको क्या करते हैं, पीपल कट इट, पॉलिश इट एंड दे मेक इट मोर ब्यूटीफुल. तो वो जो प्रोसेस है कि कटिंग और पॉलिशिंग ये सब स्टेज है, वो हमारे एकेडमिक एक्सपर्ट से किया जाता है कि हम लोग तो हीरा है, हमारा जो हीरा को और वैल्यू देने के लिए ये एकेडमिक एक्सपर्ट क्या करता है कि हमारा कोर्स को देखता है, देख के वो बोलता है अरे भाई इसमें ये चेंजेस कर दो. क्योंकि द एकेडमिक एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु हैड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, मच मोर एक्सपीरियंस देन आवरसेल्व्स. तो उनको हम अगर एकेडमिक एक्सपर्ट से लेने से क्या होता है कि उनको देखिए 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनका तो मुझसे 10 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है. तो इसलिए वो लोग और बच्चे लोगों को देख के होते हैं, तो वो लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं कि बालाजी ये जो टॉपिक है ये बीएससी बच्चों के लिए तो बहुत ऊपर का लेवल है, वो हटाओ. और बाद में बोलेंगे अरे ये तो 12वीं में सिखाते हैं यार, ये क्यों तुमने डाला है बोल के दे गिव अ वेरी वैल्यूएबल सजेशन. तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कोर्स हम बनाते हैं दैट बिकम्स इवन मोर यूजफुल टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि जो नहीं चाहिए वो हटाया जाता है, जो चाहिए वो डाला जाता है. तो द एकेडमिक एक्सपर्ट हेल्प्स अस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर कोर्स. तो इसलिए वो बहुत जरूरी है, ये डेवलपमेंट स्टेज पे होता है. एंड फाइनली जो कुछ वो सजेशन देते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, बाद में वो कोर्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो सब करके हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं. और अगर ये ऑनलाइन कोर्स जैसे कि स्वयं प्लेटफॉर्म पे हम लोग बनाते हैं, तो वी एनरोल द स्टूडेंट्स एंड गेट द फीडबैक एंड फाइनली वो इवैल्यूएशन होके वो पूरा कोर्स खत्म हो जाता है. ठीक है, इसमें अगर किसी का कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए. अभी मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए पास करता हूं. So everything is clear. ओह थैंक यू मैडम, तो बहुत आसान हो गया मेरा काम, थैंक यू. तो नाउ वी कम टू द एक्चुअल थिंग कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड द सक्सेस ऑफ आवर मूक. ये मूक नहीं है, आपका कोर्स कौन सा भी कोर्स हो सकता है. ये आपका फिजिकल कोर्स भी हो सकता है, आपका ऑनलाइन कोर्स भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो. आई जस्ट पुट मूक हियर बिकॉज इट्स अ डिजिटल वन. फिर भी आपका रेगुलर कॉलेज कोर्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये एडी मॉडल से हमने चालू करेंगे कि द फर्स्ट स्टेप इज द नीड एनालिसिस. उसको क्या क्या करेंगे मैं अभी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा.
एंड हमें टारगेट ऑडियंस देखना पड़ेगा, लेवल एंड डेप्थ ऑफ द कोर्स हमें डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा कंटेंट हमें बनाना है, क्या इंटरैक्टिविटी उस पर डालना है, क्या सपोर्ट मैकेनिज्म हमें देना है, कैसे हम इवैल्यूएशन करने वाले हैं, एंड फाइनली हाउ वी आर गोइंग टू प्रमोट द कोर्स। ये दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स। अगर ये सबको हम ढंग से काम किया तो हमारा कोर्स अच्छी तरह से हो ही जाता है कि वी डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग बियॉन्ड दैट। तो ये जो 8 जो चीज है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। चाहे आपका रेगुलर कोर्स भी हो, ऑनलाइन कोर्स भी हो, डिजिटल कोर्स हो, चाहे कुछ भी कोर्स हो, किसी भी कोर्स के लिए ये बहुत जरूरी है। तो पहले वाला हाउ टू डू अ नीड एनालिसिस, पहले वाला तो नीड एनालिसिस हमें करना है। कैसे कर सकते हैं नीड एनालिसिस? आप एक सर्वे कर सकते हैं कि आपके दोस्त लोगों को, सब लोगों को ईमेल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसका रेस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, तो इसलिए आप उनसे फोन से भी पूछ सकते हैं, अरे मैंने एक कोर्स बनाना चाहता हूँ यार, थोड़ा मदद करो भाई, इसको तुम्हारे कॉलेज में कैसे सिखाते हैं और बच्चों को क्या इंटरेस्ट है, और ये सब हम सर्वे कर सकते हैं पहले। और डिस्कशन विद स्टेक होल्डर्स तो स्टूडेंट्स लोग, सो स्टूडेंट्स लोग से भी हम पूछ सकते हैं, अरे मैंने ये कोर्स बनाने वाला हूँ, कौन सा तुझे चाहिए, ये सब बताओ बोल के हम कर सकते हैं। देन कोलीग्स, फ्रेंड्स, नेटवर्क, इधर से भी, क्योंकि हमारे इधर बहुत सारे ऑनलाइन फोरम भी होता है, तो उसमें भी हम एक ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं, से आई एम प्लानिंग टू डेवलप अ कोर्स फॉर दिस सेकंड ईयर बीएससी स्टूडेंट्स, सो can someone suggest what is the most important things you expect the student to learn? क्योंकि इंडस्ट्री लोग से भी हम कुछ पूछ सकते हैं कि अगर आपका कोर्स, मतलब जो सब्जेक्ट आप जो सिखाते हैं, इफ इट इज गोइंग टू बी यूजफुल टू द इंडस्ट्री, देन उनसे भी हम फीडबैक ले सकते हैं कि मीन्स अरे भाई साहब, बिकॉज इंडस्ट्री एंड एकेडमिया इज ऑलवेज सेपरेट, हमारे कंट्री में वैसे ही चलता है, दैट इज अ वेरी बैड थिंग। क्योंकि हमें अच्छी तरह से इंडस्ट्री से फीडबैक नहीं मिलता है, इसलिए हम जो बनाते हैं और बाद में इंडस्ट्री वाले क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग बच्चों को बनाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है, वो पता नहीं है, कैसे हम उन लोगों को जवाब दे सकते हैं बोल के दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज the students has to be taught beforehand what is expected in this industry so that they can actually get a job in a better way। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम ऐसा एक कोर्स बनाना चाहते हैं तो वी ऑल्सो टॉक टू द इंडस्ट्री पीपल, क्योंकि मैंने खुद इंडस्ट्री लोगों से मैंने बात करके पूछा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं सिखाता हूँ, तो उसमें व्हाट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग, आप लोगों को क्या बहुत जरूरी है। जैसे कि आप नासकॉम और कंप्यूटर साइंस के बच्चों में देखा तो दे विल से दे हैव टू नो द लैंग्वेज लाइक पाइथन और दे हैव टू नो द लैंग्वेज लाइक जावा, तो ये सब वो बताते हैं कि मीन्स दीज आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक टेक्निक्स द स्टूडेंट शुड नो। हम एकेडमिक्स से रह के हमें ये सब पता नहीं रहता है what is the industry requirement, तो इसलिए हम उन लोगों से बात करके हमें ये सब पहले we have to make that list, bucket list, क्या क्या हमारे कोर्स पे होना है, that is the syllabus, what is the syllabus I am going to make, ये need analysis पे actually होता है। So for that we have to interact with the different type of people। आप इंटरनेट सर्च भी कर सकते हैं एंड डिमांड फॉर द कोर्स देखिए कि मीन्स आपको तो इंटरेस्ट है एक सब्जेक्ट में सिखाने के लिए, लेकिन देयर इज नो डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो आप वो कोर्स बना के कुछ भी फायदा नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मीन्स वो डिमांड फॉर द कोर्स आपको हमेशा हमेशा देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस है, उसमें से बहुत कम लोग उस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे वो सीखते हैं एंड यू एक्चुअली वांट टू क्रिएट अ कोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो क्या हो जाता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स इज वेरी वेरी लेस। तो इससे क्या है, आपने तो एक साल के मेहनत डाल के आपने एक अच्छी तरह से कोर्स बनाया, लेकिन बच्चे लोग उसको लेते नहीं है, तो फिर इट इज अ वेस्टेज ऑफ यूर रिसोर्सेस, यूर एनर्जी, सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसलिए वी हैव टू डू दैट इवन बिफोर वी स्टार्ट द कोर्स कि डिमांड है क्या नहीं, डिमांड है तो वो चालू कर दो, डिमांड नहीं है तो बंद कर दो। हमें थोड़ा बुरा लगेगा, अरे आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया लेकिन आई एम अनेबल टू क्रिएट अ कोर्स। आप देखिए कि मीन्स इन व्हाट वे यू कैन एक्चुअली लुक फॉर अ कोर्स विच इज एक्चुअली इन डिमांड, उसमें आप कैसे
काम कर सकते हैं, तो वो देख के आप कर सकते हैं। एंड ये कोर्स भी वेदर यू आर प्लानिंग टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट और यू आर गोइंग टू टीच ए स्किल, ये सब आपको डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि कंप्यूटर साइंस के लिए आपको पाइथन, दैट इज अ स्किल, बच्चे लोगों को वो सीखना है, क्योंकि दैट कैन बी अप्लाइड समवेयर। कोडिंग तो बहुत जरूरी है। सो कैन यू इंक्लूड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर कोर्स, वो आपको देखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द गैप, लाखुना, कि हमें तो देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस जो बनाया जाता है वो 10 साल के पुराना होते हैं, 20 साल के पुराने होते हैं। अभी तो बहुत सारे कटिंग एज रिसर्च पे बहुत सारे आ चुके हैं। सो व्हाट इज द गैप, कैन यू फिल दैट गैप थ्रू योर कोर्स, ये आपको देखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स योर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, कमिटमेंट, वर्कलोड, ये भी आपको देखना पड़ेगा। मुझे तो अच्छा है, मुझे तो ये देखिए एक रॉकेट साइंस पे तो मुझे ये कोर्स बनाना है, I really want to do that, लेकिन हमारे पास उसका एक्सपीरियंस है क्या, हमारे पास उसका एक्सपर्टीज है क्या, डू वी हैव इनफ टाइम, व्हाट इज आवर वर्कलोड, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि इसके बिना लुक बिफोर यू लीप जो बोलते हैं, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। लाइक नीड एनालिसिस पे वो सब पता चल जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम यूर यूनिवर्सिटी और यूर ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्ट। कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वो लोग देंगे आपको, कौन सा एकेडमिक सपोर्ट देंगे, और फैमिली से जो इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, हर दिन आपको 10-15 मिनट नहीं तो आधा घंटा स्पेंड करना बोले तो ये कोर्स डेवलपमेंट में, तो फिर यू हैव टू एक्चुअली सैक्रिफाइस मेनी थिंग्स। क्योंकि आपको सैटरडे भी, संडे भी, ऐसे छुट्टी कुछ भी दिन नहीं होता है आपको ये कोर्स बनाने के लिए। देन आपको तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए कि आपके परिवार लोग आपको मदद भी करना पड़ेगा कि ठीक है पिताजी तो बनाते हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे कि मीन्स पापा मुझे ये माल लेके जाओ, पापा मुझे ये करना है, वो करना है। वो सब में हमें तो वी हैव टू अवॉइड सम ऑफ दिस थिंग्स। वो सब में बच्चों लोगों को तो हमें मदद करना ही पड़ेगा। तो while we are doing this need analysis, we have to consider all these things, क्योंकि once you get into that, you cannot backtrack। तो वो कितने भी काम किया है वो पूरा खराब हो जाता है। आई मीन इट इज ऑफ नो यूज। सो इसलिए करने के पहले आप पूरा सोच लीजिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वंस यू आर इनटू दैट, डोंट लुक बैक, क्योंकि उस पे सीधा मिलिट्री जैसे मिशन मोड पे आपको काम करना पड़ेगा ताकि एक अच्छा कोर्स आप बना सकते हैं। एंड टारगेट ऑडियंस तो पता है, स्टूडेंट्स तो होते हैं, हम लोग टीचर्स को भी टारगेट ऑडियंस बना सकते हैं। कैजुअल लर्नर्स बहुत सारे जो होते हैं कि मीन्स आप एक देखिए ह्यूमैनिटीज आप सिखाते हैं, तो ह्यूमैनिटीज में कौन सा भी बच्चा, अगर साइंस का बच्चा भी उस पे कोर्स ले सकता है, इंजीनियरिंग बच्चा ले सकता है, एमबीबीएस का बच्चा भी ले सकता है, आप कुछ भी बच्चा को फोकस कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट देयर आर, दीज पीपल आर कॉल्ड एज कैजुअल लर्नर्स। आपके मेन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट बच्चे लोग होते हैं, उसके अलावा भी ये कोर्स बच्चे लोग ले सकते हैं। सो दैट इज द टारगेट ऑडियंस। सो इसलिए ये क्यों हमें देखना है, इंडस्ट्रियल पीपल, मैं सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑल दिस डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इज, आप जब कोर्स बनाते हैं उसमें कुछ न कुछ चीज इन सब लोगों के लिए होना चाहिए। Then only you can say, you can claim that there are different type of people who can actually benefit from my course। क्योंकि ये सब प्रमोशन पार्ट में आता है कि आपने सिर्फ अपने स्टूडेंट को फोकस करके आपने कोर्स बनाया, तो आपके स्टूडेंट के अलावा कोई भी आपका कोर्स लेने वाला भी नहीं है, वो पढ़ने वाला भी नहीं है, तो फिर आपका पूरा एफर्ट वो वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए टीचर्स को भी आप टारगेट कर लीजिए कि मीन्स कुछ ट्रिक्स आप बना लीजिए। उस कोर्स जब सिखाते हैं तो निमोनिक्स बोलते हैं, नहीं तो बहुत सारे शॉर्ट कट्स होते हैं, वो सब 2-3 आपके कोर्स पे आप डाल दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा कोर्स ऐसा ही होना है, 2-3 चीज आपको ऐसा यूनिक डालना पड़ेगा जिससे आप उसको फायदा बाद में उठा सकते हैं। जैसे कि मीन्स ये टीचर के लिए मैं क्या बोलूंगा, एक निमोनिक्स बनाऊंगा। जो निमोनिक्स है वो बच्चों को भी फायदा होगा, टीचर्स को भी फायदा होता है। तो
आई कैन कन्विंस द टीचर, अरे भाई साहब अगर आप ये मेरा कोर्स देखने से आप रजिस्टर करके एग्जाम मत लिखो, कम से कम आप देख तो कि मैंने क्या क्या बनाया है, इफ इट इज ऑफ यूजफुल टू यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोल के टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। और कैजुअल लर्नर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो सिलेबस है उससे थोड़ा अलग से, उससे थोड़ा बाहर से कुछ चीज तो आपको डालना पड़ेगा। देखिए मैंने तो केमिस्ट्री का कोर्स बनाया, मैंने क्या बोला उसमें बायोलॉजी का इंक्लूड किया है, मेडिसिन का थोड़ा इंक्लूड किया है, कंप्यूटर साइंस का थोड़ा इंक्लूड किया है। ऐसा मैंने 3 अलग 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 डोमेन से मैंने कुछ चीज उस पर डाल दिया। बोले तो कंप्यूटर साइंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो होता है और केम इन्फॉर्मेटिक्स, ये जो टॉपिक है दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस एंड केमिस्ट्री, तो उनके लिए मैं 1-2 टॉपिक मेरे कोर्स पे डाल दूंगा और बोल दूंगा कि ये कंप्यूटर साइंस बच्चों भी इस कोर्स को देख सकते हैं बोल के मैं डाल देता हूँ। और एक ड्रग के बारे में थोड़ा एक मॉड्यूल पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ और बोल दूंगा कि मेडिसिन के बच्चे लोग भी ये देख सकते हैं। ऐसे हमें 1-2 चीज डालना पड़ेगा जो नॉर्मल से अलग सा है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग पॉइंट, नहीं तो यूएसपी बोलते हैं। एंड उसको आप हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि प्रमोशन पे वो बहुत जरूरी है। ये सब आप करने से क्या होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। सो दिस वे यू कैन कन्विंस द पीपल वेरी इजीली कि आपके कोर्स से बहुत सारे बेनिफिट उनको मिलेगा। तो टारगेट करते हैं तो आप बता सकते हैं कि क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है, they can improve their knowledge, they can appear for competitive examination, they can get some skills, they can increase their network। ये सब आपको प्रमोशन पे डालना पड़ेगा कि मीन्स जब आप कोर्स बनाया और you want to give the course to the students, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा कि मीन्स ये सब हो सकता है बोल के। So that is the only thing and this is the second one। So हम ऐसे बनाने से हमारा कोर्स अच्छा बन सकता है। एंड लेवल एंड डेप्थ, इसको तो पता है, आप कोर्स डिसाइड करने के पहले आपको देखना पड़ेगा आप यूजी लेवल पे देना चाहते हैं क्या, पीजी लेवल पे देना चाहते हैं, अगर आप कोर कोर्स देना चाहते हैं क्या, इलेक्टिव देना चाहते हैं क्या, स्पेशलाइज देना चाहते हैं, ये सब आप एनालिसिस स्टेज पे आप फाइनलाइज करेंगे। एंड हियर ओनली यू हैव टू डिसाइड हाउ मच डीप यू हैव टू टीच टू द स्टूडेंट्स, वो बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में बाद में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड कंटेंट्स के बारे में तो हमने बताया, अलग अलग से कंटेंट्स होते हैं, वीडियो कंटेंट्स होते हैं, ऑडियो कंटेंट्स होते हैं, ट्यूटोरियल भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है, वो सब कौन सा तरीके से आप बनाना चाहते हैं। सो दीज आर ऑल द कंटेंट्स, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्यूरेसी एंड रेलेवेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप जो टॉपिक डालते हैं अगर वो हमारे बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपका तो इंटरेस्ट है, देखिए मैं एक एग्जांपल बता दूंगा कि मीन्स ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मैं मेरा केमिस्ट्री कोर्स पे डालना चाहता हूँ, वो कैसे मैं कर पाऊंगा, बिकॉज इट हैज टू बी ऑफ सम रेलेवेंस टू द स्टूडेंट्स कि वो केमिस्ट्री सीखने में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम पे आ जाएगा बोल के मैं अगर कुछ लिंक बना सकता हूं तो ठीक है, अगर नहीं है तो मशीन लर्निंग तो वेरी पॉपुलर टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत पॉपुलर टॉपिक है, वो मेरे कोर्स पे डाल नहीं सकता हूँ। सो इसलिए हमें रेलेवेंसी देखना बहुत जरूरी है। सो द मोस्ट रेलेवेंट इफ वी कैन गिव, द स्टूडेंट्स विल बी कन्विंस्ड। हम ये सब क्यों करते हैं, तो वी वांट टू कन्विंस द स्टूडेंट्स टेलिंग दैट अरे भाई ये कोर्स लेने से तुझे सब कुछ मिल जाएगा बोल के। हम सीधा बोलते नहीं है, मूवी पे जो बोलते हैं ना शो नो टेल बोल के वो बोलते हैं कि दिखाना है लेकिन बताना नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू शो टू द स्टूडेंट कि मेरे कोर्स में देखो ये सब है, बस ये सब है बोलना है, लेकिन उससे क्या फायदा होने वाला है दैट इज योर चॉइस, यू हैव टू टेक दैट। अगर तुमको लगता है कि मीन्स ये कोर्स लेने से मुझे अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो किसी नेटवर्क मिल जाएगा, वो दैट इज यूर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, लेकिन ये सब है बोल के हमें बताना है। एंड कंटेंट तो बता दिया। तो कंटेंट बनाने में 2 मेजर टाइप्स होते हैं, एक तो क्रिएशन, दूसरा वाला क्यूरेशन। तो इस दोनों में क्या फर्क बोले तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम, आप ये दोनों देख लीजिए। टिकटॉक में तो आप तो पहले, अभी तो बंद हो चुका है, लेकिन पहले तो वो चलता था कि मीन्स क्रिएशन बोल के बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मीन्स समथिंग हैज टू बी यूनिक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स।
then only people will appreciate what you are doing. So वो एक तरीके से हो सकता है. And some people review many things. अगर एक प्रोडक्ट आ गया, देखिए टेक्नोलॉजी पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, and many people review about the product. देखिए एक एप्पल का एक मैकबुक आ गया है, तो मैकबुक जो नया वाला जो है सिलिकॉन, मैक सिलिकॉन बोल के वो आ चुका है, and everybody talks about that particular product. So that is generally equivalent to curation. Ki means जो these people don't create that material, but somebody else created the material and they are going to comment about this material, which is similar to our teaching. हम लोग, बहुत सारे लोग खुद बुक्स बनाते नहीं हैं. We generally use books, and उस बुक्स में जो दिया गया है उसको हम क्यूरेट करके बच्चों को हम देते हैं. सो ये सही है क्या गलत है? That is a big question. We cannot answer that. तो इसलिए आपका कोर्स जब बनाएंगे, you cannot always go for the creation part. That means every topic cannot be new. It is just not possible, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है. लेकिन curation is the best one. If you simply curate what is already available, students will not even like it. So दोनों को आप एक मिक्स एंड मैच बना के आपको करना पड़ेगा. जो क्यूरेशन में भी अगर सिर्फ एक रिसोर्स से आप लेते हैं तो आपके पास बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मींस वी हैव टू लुक एट 5-6 डिफरेंट सोर्सेस, एंड उधर से हम लेने से हमें बहुत आसान से हो जाता है. एंड ये तो सबको पता है, कोर्स इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, क्योंकि एक ही दिन में, मतलब एक हफ्ते में वो बनाया नहीं जाता है. इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ इवॉल्विंग प्रोसेस. तो 6 महीने तक हो ही जाता है. एंड आप एक ही दम लेके ये खत्म कर नहीं सकते. चलो भाई मैं आज बैठता हूँ, एक ही हफ्ते के अंदर मैं पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ बोल के हम कर भी नहीं सकते हैं. सो इट इज नॉट डन इन अ सिंगल स्टेज. आपको धीरे धीरे करना पड़ता है. एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड देयर इंटरेस्ट, कि मुझे एक चीज पे इंटरेस्ट है लेकिन बच्चों को उस पे इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके ऊपर हम काम करके कुछ फायदा नहीं है. ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए. एंड करेज वर्सेस डेस्परेशन, क्योंकि पहले हम जब काम चालू करेंगे ना तो वो हमारा करेज से हम चालू करते हैं, लेकिन बाद में जब हम खत्म कर नहीं पाते हैं ना तो डेस्परेट लेवल पे हम चले जाते हैं कि अरे मैं किसी भी तरीके से मुझे बंद करना है यार, किसी भी तरीके से इसको खत्म करना है यार बोल के वी गो इनटू द डेस्परेशन स्टेज. तो ये करेज से डेस्परेशन को जाना नहीं चाहिए. सो वी हैव टू ऑलवेज stay in the courage level and not go to the desperation level. तो उससे हमारा काम, जैसे कि मैंने पहले बोला था, कीप कूल. तो करेज स्टेज पे आप कीप कूल रह सकते हैं, लेकिन गुस्सा हो गया तो डेस्परेशन लेवल पे आप चले जाते हैं. एंड वट एवर यू मेक इज नॉट गोइंग टू बी अपीलिंग टू द स्टूडेंट्स. सो इसलिए हमें करेज लेवल पे रह के हमें कोर्स डेवलप करना है. एंड आपको इम्प्रूव करना है तो एक 1 स्टेप एट अ टाइम बोल के कर लीजिए. एक मूवी जो सिक्स्थ सेंस जो है उसपे भी जो डायरेक्टर है उसने कैसे किया बोले तो he did it over a period of time. ये एक ही समय पे पूरा मूवी को उन्होंने शूट नहीं किया है. They did it through various small patches, and then they made that entire movie. And this was made by M. Night Shyamalan. So that person also created another movie, The Visit. तो उस समय what happened was he was close to bankrupt. तो उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अपना मकान को भी बेच दिया. So but he has to put this movie, that is the Visit movie. तो उसने क्या कर दिया, एक एक सीन को लेके कितना इम्प्रूव कर सकते हैं बोल के उसने पूरा मूवी को एक एक छोटे छोटे चीज के लिए पूरा अटेंशन देके उसने बनाया. बाद में he became again rich and he became a very successful person. आपको तो पता है M. Night Shyamalan आदमी है. So they all are some information which we can actually get कि हमारे कोर्स भी एक दिन में किया नहीं जाता है. एंड इंटरएक्टिविटी तो आपको पता है, तो आई विल जस्ट गो वेरी ब्रीफली. सेल्फ लर्निंग और गाइडेड लर्निंग जो चीज है, बच्चे लोग तो अभी सेल्फ लर्निंग मोड पे बहुत सारे है कि मीन्स खुद सीखना चाहते हैं, तो दैट इज द रीजन दे कम टू द ऑनलाइन कोर्सेस. एंड गाइडेड लर्निंग बोले तो हम लोग उनको सही रास्ते पे लेके जाना है. सो दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर.
एंड क्या क्या सपोर्ट मैकेनिज्म हम दे सकते हैं बोले तो डिस्कशन फोरम हो सकता है, टीचिंग असिस्टेंट को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रख सकते हैं, पीयर लर्निंग भी कर सकते हैं। सो ये सब हमारे कोर्स में अगर किसी बच्चे को सीखने में दिक्कत हुआ तो दीज आर ऑल द सपोर्ट मैकेनिज्म। सो ये सब हमें पहले ही प्लान करके इंक्लूड करना पड़ेगा। और इवैल्यूएशन तो आपको पता है कि एमसीक्यू कर सकते हैं, एमएसक्यू कर सकते हैं, क्रॉसवर्ड कर सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग आंसर कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट दे सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मीन्स हर हफ्ते आप करना चाहते हैं क्या, फोर्टनाइट करना चाहते हैं क्या, महीने में एक बार करना चाहते हैं क्या, वो कितने फ्रीक्वेंसी पे आप इवैल्यूएशन करना सकते हैं ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये सब अगर हम ढंग से कर दिया तो हमारा कोर्स अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। एंड फाइनली ये प्रमोशन पे हम आ गए कि ये तो सब लोग लुकेंगे अरे क्या यार तुम खुद डुम डुम करते रहते हो बोल के लोग तो बताएंगे, लेकिन ये सच है कि आपको प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि प्रमोशन के लिए हमारे कंट्री में भी एकदम एकदम बढ़िया आदमी एक है कि उसको नाम हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, उन्होंने कितना प्रमोशन करते हैं सबको पता है, लेकिन वो कितने अच्छी तरह से करते हैं कि मैं प्रमोट करता हूं बोल के वो कभी बोलते नहीं है, लेकिन वो अच्छी तरह से प्रमोशन करते रहते हैं। तो इसलिए उनके बहुत सारे चीज को वो हमेशा बोलते रहते हैं कि मीन्स चाय पे चर्चा, नहीं तो मन की बात, ये सब उसके लिए अलग सा एक वेबसाइट भी उन्होंने बना के रखा है कि मीन्स he promotes many things in a very subtle manner। तो वो जरूरी है। आप देखिए कि मीन्स एक और एग्जांपल है वो भी मैं बताऊंगा कि प्रमोशन के लिए, तो वो देख के आपको पता चलेगा कि मीन्स हाँ प्रमोशन करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी होता नहीं है। तो these are all the various social media things which are available for you to promote your course। ये है कि प्रमोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये पूरा फ्लावर्स के बारे में तो आपको पता है, and all are having a very very nice fragrance, beautiful fragrance ये सब होता है। ये fragrance होने के क्या जरूरत है कि मीन्स ये फ्लावर तो हो भी सकता है ना, नॉर्मल भी हो सकता है, लोगों को तो कुछ बताने के लिए नेचर भी क्या करता है कि प्रमोट करता रहता है, मतलब मीन्स ये फ्रेग्रेंस को फैला देता है ताकि आपको पता चले कि हम इधर है भाई बोल के। लेकिन दूसरे तरीके लोग भी होते हैं जो है, लेकिन वो कुछ फ्रेग्रेंस देते नहीं है, इसलिए लोगों को उनके बारे में बहुत सारे चीज पता नहीं रहता है। सो दिस इज इवन नेचर डस प्रमोशन। तो इसलिए हमें ये क्या है कि मींस वी शुड नॉट फील शाई कि मैं मेरा कोर्स प्रमोट करता हूं बोल के आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, कि प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। एंड कैसे आप कर सकते हैं, तो उसके लिए है कि आप एक पोस्टर बना सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट का फीडबैक अपने वेबसाइट पे मतलब कोर्स के पेज पे डाल सकते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी पे अगर कुछ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है तो उनको बता सकते हैं कि कोई न्यूज़पेपर वाले आपके कोर्स के बारे में कुछ लिख सकता है। और आप यूट्यूब में भी छोटा छोटा वीडियोस क्लिप्स वगैरह डाल सकते हैं उस कोर्स के बारे में। नहीं तो सोशल मीडिया पे तो आपको पता है ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्लास सेंट्रल वगैरह जो है जिसपे आप आपके कोर्स के बारे में डाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी है तो आपके यूनिवर्सिटी का स्वयं कोऑर्डिनेटर को ईमेल कर सकते हैं, एचओडी ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट को ईमेल अगर आप मिल गया तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं। और आपका खुद का जो पर्सनल नेटवर्क है, कोलीग्स है, फ्रेंड्स है और आपका परिवार है, सब लोगों को आप बता सकते हैं कि मैंने ऐसा कोर्स बनाया, प्लीज लेट द स्टूडेंट टेक दिस कोर्स बोल के आप कर सकते हैं। सो ये सब प्रमोशन के अंदर आता है। सो अभी तक हमने कितने भी देखा है ये पूरा होता है कि मीन्स दीज आर द रिलेवेंट थिंग्स फॉर द आवर कोर्स को सक्सेस कराने के लिए ये सब जरूरी है। एंड थोड़ा एक आगे जाऊंगा कि मॉड्यूल क्या है, क्योंकि अभी से हम थोड़ा प्रैक्टिकल में क्या है वो देख पाएंगे कि मॉड्यूल इज नथिंग बट वन स्मॉल लेक्चर। तो उसको उस मॉड्यूल पे क्या क्या देना चाहते हैं कि हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कुछ डेफिनेशन दे सकते हैं, डिस्कस अबाउट अ कॉन्सेप्ट, एनालॉजी कर सकते हैं, टॉक अबाउट एक्सेप्शंस, एप्लीकेशंस, रिलेटेड टॉपिक। सो ये सब आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल। तो एक लेक्चर में ये सब हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ होना बोल के ऐसे जरूरी नहीं है। इट कैन हैव मेनी ऑफ दिस थिंग्स
और इट कैन नॉट हैव एनी ऑफ दिस थिंग्स। आपको एक इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा और किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आप तो बात करेंगे, और अगर इफ पॉसिबल एनालॉजी तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज एनालॉजी एक्चुअली इज अ वेरी पावरफुल टूल। तो जैसे कि आपने भी देखा होगा, मैंने तो ये प्रमोशन के लिए एक छोटा सा एनालॉजी आपको दिखाया है ना, तो वैसा एक और एनालॉजी मैं बाद में दिखाऊंगा कि एनालॉजी मेक्स learning or understanding the concept in a very simple way. तो इसलिए आप सोचिए, see this is analogy is the main thing that is going to be the USP or the unique selling point for your course. तो आप अपने दिमाग चलाइए, क्योंकि दिमाग का बत्ती लगा दो बोल के बोलते हैं ना, वैसे कि ये एटनबर्ग जो एड आता है उसमें बोलते हैं ना व्हाई नॉट बोल के वो सवाल पूछते हैं ना, सो लाइक दैट यू हैव टू थिंक कि कौन से एनालॉजी मैं डाल सकता हूँ। सो द मोर एंड मोर यू थिंक अबाउट मेकिंग सम एनालॉजीज, आपके लेक्चर्स बहुत बढ़िया हो जाता है, बिकॉज you will be explaining a concept in a very simple and an easy way, and the more you do, at least 2-3 analogies आप एक डाल दीजिए, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे ये सर तो बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं यार, इतना मुझे भी समझ में आ जाता है बोल के वो द वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन ऑफ योर कोर्स स्टार्ट्स गोइंग ऑन, तो आपको वो आसान हो जाता है। तो इसलिए इफ पॉसिबल ट्राई टू फोकस ऑन एनालॉजी। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। See, this is one course I am developing, ठीक है, using technology for education। आप सिर्फ इसको देखिए, एक्सक्यूज मी। सो इस पे हम लोग बेसिक पेडागोजिकल थियरीज के बारे में बात करते हैं, एंड आई टॉक अबाउट लर्निंग स्टाइल्स, आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजीज, आई हैव वीडियोस, ऑडियोस एंड मल्टीमीडिया, एंड आई टॉक अबाउट हाउ टू एक्सेस द कोर्स ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी बोले तो हाउ टू access the education through the technology, that is what are the 21st century skills, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। See, this is one course, ठीक है, आप ऐसा सोच लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और दूसरा वाला है कि ये वाला, this is another course I am developing for the same thing, using technology for education। इस कोर्स पे मैं क्या बताता हूँ कि I talk about the recent trends, I talk about types of different technologies, I talk about artificial intelligence, machine learning, I talk about immersive technologies, I also talk about personalized learning, additive technologies and future predictions। अभी देखिए, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ऐसे मैंने 2 डिफरेंट तरीके से कोर्स मैंने बनाया, तो कौन सा कोर्स को बच्चे लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे? लेफ्ट वाला क्या राइट वाला, आप बता दीजिए। लेफ्ट वाला सर। हाँ, लेफ्ट वाला, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। ठीक है, सो नाउ यू सी, ये कौन से बच्चे लोग लेंगे टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन? जो एडवांस करना चाहते हैं, कि मींस उसको जो कंप्यूटर साइंस का बच्चे लोग हैं वो इसको फोकस करेंगे। नॉर्मल साइंस क्या, अदर सोशल साइंसेस के बच्चे, आर्ट्स का साइंस का स्टूडेंट्स होंगे, वो ये प्रेफर करेंगे, है ना? Am I right? Yes, sir. So that is what is the major thing. See, आप एक ही टॉपिक के ऊपर 2 तरीके से आप एक कोर्स अच्छी तरह से बना सकते हैं, एंड यू आर द फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर कि आप किसी रास्ते से आप जाना चाहते हैं। So depending on your target audience, so अभी मैंने पहले ये target audience को आ जाता हूँ कि means if I use the left hand one, then my target audience are different. If I use the right hand one, my target audience are different. So मेरा पूरा कोर्स का प्रमोशन, पूरा कोर्स का कंटेंट, सब कुछ बदल जाता है। So identifying the right target audience for the course which I am going to make is the most crucial thing. So इसलिए हम हमेशा we mainly focus on the student, क्योंकि ये जो ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं उसको बोलते हैं लर्नर सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं, मतलब दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट्स, नॉट ऑन द टीचर। सो ऑनलाइन कोर्स पे स्टूडेंट्स आर द फर्स्ट प्रायोरिटी, सो उनके लिए हम कैसे बना सकते हैं, दैट इज व्हाट आवर रियल चैलेंज, एंड वो अच्छी तरह से हम आइडेंटिफाई करने से हो जाता है हमारा कोर्स।
ये जो एग्जाम्पल इधर दिया है, हाउ टू डिजाइन अ वार्डरोब, अब कैसे कैसे करेंगे मैंने तो इधर दे दिया, इसके अलावा भी कुछ है क्या, आप बता सकते हैं क्या? डायमेंशन मतलब एक आउटर डायमेंशन हमें देखना पड़ेगा, और इनर डायमेंशन क्या क्या है, एक कौन सा बॉक्सेस कितना बॉक्सेस बनाना है ये भी हम डिसाइड करेंगे, और कौन सा मटेरियल, अगर हम प्लास्टिक मतलब पीवीसी से बनाना चाहते हैं क्या, वुड से बनाना चाहते हैं क्या, किस मटेरियल से हम बनाना चाहते हैं, और कौन सा कलर से हम बनाना चाहते हैं, वो सब हम डिसाइड करते हैं। और कितना पार्टीशन आपको रखना है, ये पार्टीशन क्यों लगाना है, इसका क्या जरूरी है? साइज के कपड़े अलग अलग जगह रख सके सर। एग्जैक्टली वही है। सो ये हैंगिंग के लिए हमें थोड़ा पार्टीशन चाहिए, फोल्डिंग के लिए, हैंगिंग के लिए तो आपको लंबा वाला चाहिए, फोल्डिंग के लिए तो छोटा भी चल जाएगा। और ये कवर्ड मतलब इधर नीचे कुछ प्रीशियस आइटम आप रखना चाहते हैं तो इसलिए आप उसको कवर करके बंद करके वो ताला भी लगा सकते हैं, और जो आसान से लेना चाहते हैं वो सब आप ओपन पे छोड़ सकते हैं, और जो रेगुलर पे यूज करते हैं उसको हमारे हाथ के लेवल पे हम रखते हैं, जो बहुत कम समय इस्तेमाल करते हैं उसको ऊपर डाल देते हैं, और ये सब बनाने के लिए कितना कास्ट हो जाता है ना। दिस इज हाउ वी डिजाइन आवर वार्डरोब, है क्या नहीं? और इसका और कोर्स, हमारा कोर्स बनाने में क्या रिलेशनशिप है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ सो वन मोर थिंग कि वो किसके लिए हो रहा है, इज इट हाँ फॉर वो अ भी, चाइल्ड, अ लेडी और जेंट्स? हाँ वही है टारगेट ऑडियंस। यस, ठीक है, ओके। आप बताइए, और इसका और हमारा कोर्स बनाने में क्या सिमिलैरिटी है, कुछ सिमिलैरिटी है क्या नहीं? है ना सर? कैसे आप बताइए ना। सर क्या है कि अलग अलग लर्नर्स के अलग अलग नीड से अलग ठीक है, अलग इंटरेस्ट है, उसको देखना पड़ेगा ना सर। ठीक है। तो अभी देखिए, ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली इज फॉर आवर कोर्स। जो आउटर डायमेंशन के बारे में हमने बात किया ना, दैट इज नथिंग बट आवर सिलेबस। जो इनर डायमेंशन के बारे में बात किया ना, दैट इज द ईच टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक। द कलर एंड मटेरियल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दैट इज द कंटेंट्स व्हिच यू आर गोइंग टू मेक। ये जो पार्टीशन है छोटा छोटा जो है, दैट इज व्हाट इज द मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टेक। एंड हैंगिंग और फोल्डिंग मतलब मीन्स हैंगिंग तो आसान हो जाता है, फोल्डिंग बोले तो थोड़ा समय लगता है। सो दैट इज व्हाट द कोर्स इज गोइंग टू बी, वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट। एंड कवर्ड और ओपन में क्या होता है कि कौन सा एग्जांपल्स आप देना चाहते हैं, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स वी कैन एक्चुअली गिव इन अ कोर्स। वन इज द वर्कड आउट एग्जांपल, अनदर वन इज द चैप्टर एंड एग्जांपल्स। सो उसको बोलते हैं कवर्ड और ओपन। सो ओपन बोले तो लेट द स्टूडेंट डू दैट, चैप्टर एंड पे डाल सकते हैं। कवर्ड जो है आप क्लास में सिखा सकते हैं, नहीं तो उल्टा भी आप रख सकते हैं, कि मींस यू हैव सम एग्जांपल्स व्हिच यू वर्क आउट, सम एग्जांपल्स व्हिच आर एट द चैप्टर एंड पोर्शन। और रेगुलर वर्सेस सेल्डम यूज मतलब वो एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन पे क्या होता है, जो टॉपिक्स हम बनाते हैं, वेदर इट इज यूज्ड रेगुलरली और इट इज सेल्डम यूज्ड, आप बता सकते हैं। कास्ट तो दोनों में एक ही है। सो डू यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन वार्डरोब एंड कोर्स? अगर किसी को हमने सीधा बताया तो दैट मेक नो सेंस, बट अब एक एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से आप अगर इसको रिलेट करके बता सकते हैं तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनालॉजी। तो विच वन यू प्रेफर, एनालॉजी टीचिंग इज वेरी गुड और ये अच्छा नहीं है? हेलो जी सर, क्या पूछा आपने? analogy, if you use for teaching, is it useful or it is not useful? It's of course very useful sir. हाँ, दिस इज व्हाट वी हैव टू मेनली फोकस ऑन। तो मैं आपको एक एग्जांपल से मैंने दिखा दिया, बस दूसरा कुछ नहीं है। कि वार्डरोब के बारे में अगर आपको बताना बोले तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, और कोर्स के बारे में अलग सा बताना बोले तो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट पीपल सी द वार्डरोब ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे कि बच्चों लोग जो देखते रहते हैं उसको अगर हम एनालॉजी पे लेके आके अगर हम क्लास में सिखा सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट वन। तो अगर आप ऐसा एक दो चीज डालने से क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स स्टार्ट लाइकिंग योर कोर्स। तो दैट इज, उसके लिए तो आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा कि मीन्स मैं कैसे इसको कनेक्ट करूं बोल के। अगर आप वो थोड़ा सीख लिया तो बस हो गया, आपका तो काम पूरा का पूरा हो गया है।
आगे वाला जो है हाउ मच इज टू मच, ठीक है मुझे तो पता है, मुझे तो सिलेबस पता है, मुझे तो टॉपिक पता है, लेकिन कितना बच्चों को देना है, कैसे इसको हम फाइनलाइज कर सकते हैं? कुछ मेथड है क्या? कोई बता सकता है क्या कि कितना लेवल पे हमें देना है बच्चों को? Sir, at various level, looking at their needs and demands and their capacity, we have to give them. Okay. The first one is do not cover too much in a single lecture, क्योंकि हमारे पास समय कम है बोल के हम पूरा का पूरा, क्योंकि आज कोविड के वजह से अभी क्या हो गया कि एक ही साल में 3 सेमेस्टर हम खत्म करते हैं. दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिकॉज इट्स अनअवॉइडेबल, लेकिन उससे क्या हो जाता है कि द स्टूडेंट डोंट लर्न मच ऑफ द थिंग्स, सो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम. तो इसलिए एक ही लेक्चर के अंदर ज्यादा कुछ डालना नहीं चाहिए एंड वी शुड फोकस मेनली ऑन द टॉपिक, क्योंकि क्लास में ऑफ टॉपिक्स तो बात हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन पे एक पूरा का पूरा कंप्लीटली अवॉइड करना है. और जोक्स भी जो है, इट इज बेटर यू अवॉइड एनी जोक्स इन द ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड उसको अच्छी तरह से जनरली दे डोंट टेक इट. तो इसलिए एज फार एज पॉसिबल वी हैव टू कंप्लीटली अवॉइड टेलिंग एनी जोक्स. क्लास में तो ठीक है, बच्चों को मतलब मीन्स आप तो देख सकते हैं कि मीन्स वो हंसते हैं क्या नहीं हंसते हैं, वो तो देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पे वो होता नहीं है. तो इसलिए अवॉइड दोस थिंग्स. तो इसलिए वी हैव टू मेनली फोकस ऑन द टॉपिक एंड वी शुड नॉट गिव रैंडम डॉट्स और इंफॉर्मेशन, क्योंकि उससे बच्चों को दे कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स. सी हमें पूरा बताना पड़ेगा. सो दैट इज द रीजन डोंट गिव रैंडम इंफॉर्मेशन कि मीन्स इसमें ऐसे जाता है, उसमें ऐसे जाता है. अरे ये दोनों इंफॉर्मेशन देने से क्या है, मतलब मीन्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंड व्हाई इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक. वो सब अगर हम अच्छी तरह से कनेक्ट करके देने से दैट बिकम्स वेरी इजी. सो इसलिए व्हाट इज टू मच मीन्स don't give any information just for the sake of giving any information. And जो कुछ भी देते हैं कि means we have to give that in full detail, ताकि वो टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए. And if we talk about something which is not known to the many of the students, it is going to be very difficult, क्योंकि एनालॉजी में भी अगर बच्चा लोग कुछ देखा नहीं है और हम एक एग्जाम्पल लेके देते हैं तो that is not going to serve the purpose, क्योंकि सब बच्चों को व्हाट इज द प्रायर नॉलेज, हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए. एंड बेस्ड ऑन दैट प्रायर नॉलेज वी हैव टू मेक दैट इंफॉर्मेशन और द डॉट. तो उससे क्या हो जाता है कि we are not going to give too much of the information, so we are only relating the information. So relating the information is much easier than giving too much of the information. And हम क्लास में बहुत सारे बोलते हैं एंड नोबडी इवन रिमेंबर्स आफ्टर द क्लास इज ओवर. सो इसलिए ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं पड़ता है वो नॉर्मल क्लास में. बट इन ऑनलाइन पे दे कैन एक्चुअली रिवाइंड इट मल्टीपल टाइम. सो इसलिए अगर आप एक ढंग से एक बात बोला, पहले अगर समझ में नहीं आया तो भी second time, third time, they can re-watch the thing and they can actually get that full information what you actually wanted to convey. So इसलिए उस समय आपको सुपरफिशियली मत बताना, थोड़ा इन डेप्थ जाके भी बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुपरफिशियली क्लास में बोल सकते हैं लेकिन वीडियोस पे थोड़ा इन डेप्थ बोलने से क्या होता है, इवन इफ ही मिसेस द फर्स्ट टाइम or even the second time, even the third time, fourth or fifth time, they can again re-watch it and actually they can gain that. So इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहिए. And the depth of information is very, very crucial for online lectures. So I'll give some information about the Indian MOOCs. So NPTEL सब लोगों को तो पता होगा. So this is started in 2003. And mainly the focusing courses are engineering courses, and they have close to 4,000 courses. And every semester, ministry is supporting running all these courses. MOOCit is actually from IIT Kanpur. So this is started in 2012. Swayam is again Ministry of Education or Ministry of HRD's initiative.
We have close to 7,000 courses currently available for the student to register. IIT BX is basically the Bombay IIT's online MOOC platform, and it is based on the EDX platform. There they teach engineering and education. They have very less number of courses. IIMB, that is Indian Institute of Management, Bangalore, is also running some of the courses. This is mainly for the management students. They have close to 50 courses. EPG Pathshala is not a credit transfer. See, all these previous courses like NPTEL, MOOCit, SWAYAM, IITB, and IIM courses, they all are associated with the certificates. But EPG Pathshala course is not associated with certificates, but it is also the ministry's initiative. So we have around 720 courses available in arts, humanities, and sciences. Swayam Prabha TV is also another thing where we have plenty of, there are 34 channels are there, starting from schools to UG to PG to open school. Various channels are actually having different subjects. Diksha is another platform which is started very recently. Here you will get books from NCERT and the CBSE schools. So these are some of our online courses which are initiated by Ministry of Education. And here is a list of global MOOC providers like Coursera, Udacity are from USA, Udemy is also from USA. The color difference is simply like these EDX from India, EDX from USA, Swayam Portal, iVersity, France, and Chinese things. All these things are free courses. So anybody can register any of the courses here. But if you want the certificate, then you have to write the examination. And Coursera, Udacity, FutureLearn, Udemy are actually paid courses. So you have to pay to, even in many cases for registration also, you have to pay some money. And Open Learning is from Australia. It is having both the paid and the open version. And open educational resources are basically a free resource which is available for many of the teachers. Khan Academy, I think all of you are aware of. Salman Khan had actually had been successfully running this program. We also have MIT's OpenCourseware, and OpenStax is another important initiative from the Rice University. So here you can get lots of books. Like many subject books are freely available, and they are actually created by experts in the field. So you can actually visit this website OpenStax, and you can look for any of the courses for your subject. And if it is available, you can actually suggest to the students, because all are free books. Merlot is also another source, and Skills Commons is from USA, and NROER from our India is also a national repository. So these are all open educational resource. Open educational resource means they are actually free. Everything we can use it free. Now, here is the steps which I generally follow to create a presentation or a lecture. Okay, so first I identify the topic, what I have to teach. Then I do a small research about the topic, and I generate the idea. Then I list them or note down the points, like bullet points I just make for that particular presentation, and arrange them sequentially, because I do this research in a random way. Like, I mean, today I search for some time, tomorrow I search for some time, and after a few weeks I search for a different time. So that means I get different for the same topic, different information I get. So I have to put them in a sequential way. So this is the most important thing, so that the flow use for a specific, I need to create some 3D models, I need to create some animation. So for all those things, I use softwares and tools which are available for the academic version. And then I create that, and finally review that presentation. So these are all the various steps I generally follow. And how do I search? I actually use the keyword search, because this is very, very crucial. And keyword search, you know how to do that. And you can also get some information from Wikipedia. And I also read about some books and sites. So these are some of the ways by which I actually start creating a course. Here is an example. Like, I mean, this image, I actually want to use it in my presentation. I don't know what this type of image is. So I'm going to create or look for a similar image. So
I only know this is something called isometric. That is the only word I know, because this type of images are called isometric images. So I did the Google search. When I use the word isometric, I get these kind of images. This is not the image which I want to actually use it. So then I added another keyword, isometric drawing, while searching the Google. This also did not give me the required image. I changed the word drawing to isometric projections. That also did not give the right one. Then I moved from projections to view, isometric view. This also did not give me the right image. And finally, I went to isometric illustration. So here I have some similar images, and I also use the word isometric design. So here I get even more number of similar images which I am actually looking for. So the keyword is isometric, but the second word actually changes what is the information I actually get. So the searching or using the keyword is very, very crucial for getting the right information, because internet has so much information and we may not get exactly what we are looking for. So we have to use keyword search, and we have to optimize how we effectively use the keyword search to get our material. So this is one example. And the second one is like, I want to create a topic on adaptive learning. Okay, I told like I will have to do some keyword search, and actually I will do the Google search in the beginning. So when I type adaptive learning in the Google, so something comes up. And the most important thing we always look is the Wikipedia page. Okay, I read the Wikipedia page, but I don't stop with Wikipedia. I also go one step higher, like journal articles, and this is the main thing I mainly focus on, because Wikipedia can be given by anybody. We don't know the person who is actually giving, whether that person is an authoritative person, whether the person had actually done some work on this area. We have no idea about that, but this is only the starting point for developing a lecture or a topic on adaptive learning. So I have to get some authentic information. So I go to the journal articles, and there are plenty of journal articles which are freely available online. So this is one research paper which talks about personalized adaptive learning. There is another paper which talks about adaptive learning systems for the formation of individual educational trajectory. And there is also another paper which says like a case for accelerating adaptive learning in higher education. So these are some of the papers which are freely available in the online. So I just look at these. See here, you look at this is a open access, and here that entire PDF file is available. Here also that entire PDF file is available. So I download these papers, I read these papers. So start from the Google search, then I go to the Wikipedia result, then I go to the journal article, because this is more authentic information. So because we know these people had been working on this topic and they have published some papers. So these are peer reviewed. So peer reviewed means it's already looked by some other people, and some of the mistakes and errors are actually removed from this one. So this is a little bit more accurate and authentic source. And then additional information is the one which I mainly focus. So here there are lots of blogs, because when we talk about the promotion, people also write blogs. So I also read about blogs, like what is the individual's idea. See, when we look at the journal articles, we only get an idea about the entire topic. It is not a personal opinion. But as a teacher, when I am going to teach to the students, I generally don't prefer the journal articles. See, the journal article topics are fine. But when I teach as an individual, I need my own perspective on that particular topic. So what I do, I read about what other people say about this particular topic. So somebody wrote about what is adaptive learning. There is also e-learning industries, one where lots of people write blogs and other things. So here they say how to adapt to the reality of adaptive learning in schools and colleges. 9 questions to ask before implementing adaptive learning. So these are the personal experience of the people. And I read this personal experience, then I get a little bit more information that what I need to tell to my students. So I collected all the information,
So we can do a sequential or a parallel search we can do, and we generally go through the results and read the abstract of the papers and decide. And these are all the things we generally follow. So identify the core points. This is the most important thing when we are going to make our presentation. So what is the important information or the core points we have identified? So all the papers, the journal articles, the website, everything talk about few things. Of course, it is not the complete set of information. I am only putting very brief information. So most of the people talk about identify the audience, then interact or discuss with the prospective audience, then define your outcome, not objectives. So this we are talking about adaptive learning. So what is adaptive learning? That is what I am going to give a small presentation. Then contemplate on creating multiple approaches. Quality is the king. Timeline for topics to cover. On course monitoring and corrective steps. So these are all the various points people had written. And after reading through all the papers, what is the major thing which everybody talks about is identify the audience. So if I am going to talk about adaptive learning, my main focus will be on how to identify my audience and define outcomes and not objectives, and quality is the king. So these are all the 3 points which is being talked by many people. So when I create the lecture and give a class to the students, then I will mainly focus only on these 3 topics. Although there are plenty of information. See, this particular topic, I have zero idea. So from the scratch, from the zero idea, I am building this particular topic. So similarly, you can also start your own things. Like if you are teaching your course, then you can also focus on how to improve or give the best quality for our students. So this is how I generally plan and design the courses. So with that, I think we are 15 minutes we have for discussion. So if somebody wants, we can have a discussion session. Sir, I want to know something about core course, sir. What is core course? Core course is nothing but when we teach, for example, if you are science, I will take the example of physics or chemistry or mathematics. So some subjects, they also have languages. So when they learn languages, they are called ancillary. A math person can also study about physics. Minor, major and minor, that is the word many people use. So minor and major is nothing but major is your core. So that is a different terminology, but it is one and the same. So you know the difference between minor and major, right? Main or ancillary. Have you heard these terms? Hello? No, sir. Ancillary means helping. Exactly. Supportive. No, yeah, supportive. That is precisely. So core means your main paper. If it is max, then you will be studying about algebra, this calculus and trigonometry, etc., etc. You will be studying. So those are called the core courses. And sometimes, additionally, some colleges will give some extra papers, like astrology or maybe astrophysics or something, some advanced one they will be giving as an ancillary, as a subsidiary, or the term. Subsidiary. So the term can be different. So that is what we say. Core course means what is very essential for the students. That is the major or the main. Major. Take, sir. Okay. Any other queries or questions? सर कितने लोग आप नया कोर्स बनाने वाले हैं? Honestly speaking, sir, we all have reached at the age of retirement, sir. Oh, that's great. 2 or 3 years are left, sir. Okay. And now we have started learning all this
No, see, technological resources, sir. exactly. See, I So, will tell you there is no end for our learning because we have online things are basically lifelong learning. That is what is the standard statement we always say. It is for lifelong learning. आप जिंदगी भर पढ़ते रह सकते no, हैं. we are making efforts. We will make efforts. Mhm. And I also believe that learning never stops. It is a long life experiences. Yeah, yeah, yeah. So we can try, but not sure. Let's see. Yeah, no problem. Because see, the main thing is you are participating in this itself like, tells that you have an inclination to move forward. Otherwise, people don't register for these things. So that itself tells that you had overcome that first hurdle. So don't worry. I mean, you will go a long way. Yeah, let's see. I'm planning to start something. I hope I can do it. Sir, Yeah, can you sure. tell us especially what a language teacher should design for the learners? Okay, there are two things are there. One is like, I mean, we Yeah, have a both of us are language teachers. yeah, I will talk about both separately. Okay, language teachers, I will talk later. First, I will talk about the language in which the medium of instruction. That is what your question is, right? No, not medium No, of no, no. instruction. We are both from Not English, medium of in the instruction. Department We of are English. especially language teachers, sir. We teach Okay, language. language. Which language? Which language you are? English. Hindi, English, sir. Hindi, right? English, No, English, sir, English. 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 Okay, so English means you have actually you have lots of students because the entire world is looking for English teachers. I'll tell you there are two ways to address this one. You can actually this IELTS and various TOEFL, GRE, etc. Blah blah blah. They all talk about English language. Okay, so you look at those kind of papers are see they generally talk about the comprehension and a few things, and there the number of students who register, especially for many countries, especially the South Asian countries, the English is not the main language, so they are looking for English language courses, and that is where we have to do that demand analysis. So if you look at the demand, always competitive exams are the most sought after things. You look at this Byju's, you look at this Akash, you know how many students register for the course and actually how many actually pass. If you look at the ratio, you will be really surprised. Like, I mean, even less than 1% of the students actually pass, but 90.9% of the people are ready to pay that fees and undergo the whole process. So for many people, the main objective is to go abroad and settle for many students. So you have to target those kind of students with your courses. And you can look at the syllabus, what is covered in this IELTS or TOEFL or GRE or those kind of things. And you tailor make your syllabus for your course based on those subjects or based on those line. Then you can actually have a very successful course. And of course, you can also, if you want to commercialize, the problem I'll tell you, because many people initially think like, I mean, I have to commercialize this course and other thing, but that doesn't come easily. In the online forum, the most important thing is you have to establish yourself first. Because that is, see, if somebody has to come and get something from you, say, for example, you take a Tata and you take a Kirana shop, okay? If a person has to purchase, he would prefer to go for the Tata one. And if it is in a village person, he would rather prefer to go to the Kirana person. So the target audiences are different. And if you look at Tata, they are a conglomerate. So they can do many things and you have more varieties on Tata. So if somebody wants to purchase something, they will prefer to go to Tata where, choices are more. So that way, if you are going to talk about a specific set of students, then you have to look for the maximum number of students who are interested. And another thing is UPSC. Okay, we also have a UPSC stream where English is one of the important language. So you look at the UPSC syllabus or State Selection Commission syllabus or these kind of competitive examination syllabus you look at, and communication skills is very important for anybody and everybody.
So you have lots and lots of choices. But unless you are an established teacher, the student will not come to you. So that is the reason we say before you can promote your course, create few lectures and on YouTube, 5 minutes, 10 minutes, like small lectures, and you talk or give some topics in a very nice way where a student can actually benefit. And you start with what you are going to discuss, and you discuss, and finally you summarize. So these are all the three things. If you do create some 5 lectures, 10 lectures, and you have to post it freely on YouTube. And basically you have to have a consistency in your posting, because students will come only if you are consistent. You post one lecture today and you sleep for 2 months, and then you come back and post another lecture and you sleep for 4 months, then you come back, people won't even know. People simply forget. So don't create your lecture and immediately post. You collect it, at least some 6 to 8, 10 lectures you create first, and then start posting one after another, and also create some blogs. Like you have to show to the world that you are an expert in this area from your blogs, from your videos. So you create this first image, and then you go for creating the full-fledged course, because making a full-fledged course is actually a time-consuming and resource-intensive one. So sometimes your experiment may fail. That means students may not be interested the way in which you are teaching, or the way in which they expect we are not giving. So there are lots of differences may arise. And all those things can be sorted out in the beginning before you even start developing that entire course. So you do that pilot study or do some small things in the beginning, and you establish yourself. Once you establish, then people start coming to you. So go in a stepwise manner, and there are plenty of opportunities for especially English language teachers, and there is always a requirement, and you can also always target for the right set of people. Go for UPSC, go for this TOEFL, GRE type things, or go for a particular state selection commission's examination. So like that, you just focus on one particular topic and create your course based on that. Okay, thank you, sir. Thank you for your advice. You are welcome, madam. Any other questions? Hello. Yeah, boliye, madam. Yeah, good afternoon, sir. Actually, I don't know whether this question is asked before or not, because I joined a bit late. But I just want to ask this question, that when we talk about MOOCs, actually what happens that organization, they ask for the validation of MOOCs. They ask that your MOOCs are validated by so and so organization. So how much important it is, sir? It is. I mean, which college? See, Swayam MOOCs, we don't have any validation. No, I am not, sir. That is what I want to ask. That, for example, there is a scheme by Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh, where they are training different faculties for e-content development. We all are being trained for e-content development. So now, for example, if we because we have been trained for this. So now, if we develop e-content of our own, and if we develop a MOOC and we host it on our own website or college webpage, then will it be like will it be qualifying for MOOC as a MOOC or not? No. That is actually is not. See, the main thing is it can be treated as online content. Okay. Yeah. Is massive. M is for massive. So you have to have a large number of enrollment for that course. See, in your college, if you have 50 people, at least having 500 people for your course may be equivalent to calling it as a MOOC.
No, that's okay, sir. Yeah, if we, for example, Government of Madhya Pradesh is using this e-content for the students across MP. For example, if I design a course in chemistry, I am a professor of chemistry. If I design a course in chemistry and launch it for all the students of UG classes in Madhya Pradesh, definitely the number will be more than 500 and all that. But Okay. should I, do I need to validate it through some agency like UGC or any other agency, or just designing a MOOC and uploading it will do? See, before you launch, you get certified, or I mean, use some couple of academic experts to review your course Yeah, and give a feedback. Okay, yeah. so that is one way of approaching. And see, the main thing, validation is if the students are taking that course and if they are going to be given credit transfer for taking that course, then Yeah. only the validation becomes very important. Okay. Okay, so Okay, if sir. they are So, simply doing it for learning that subject or gaining that knowledge, validation is not very essential. okay. So, sir, when it comes to NIRF and NAC, and when we want to utilize these courses, MOOCs for writing in NIRF or in for NAC, I think at that time this validation is important, because only those courses which have credit transfer and all that, they will be considered in NIRF. No, madam, it is not. Okay. Because, see, for your CAS, your career advancement scheme also, there are two Yeah. major things are there. One is MOOCs, which is on the national portal. Another one Okay. is e-content you have developed for your own college. Okay. Okay, so that is also equally important. The only thing is your IQAC, see, your university or NIRF people, whomever, whether you are from university or college, I don't know. So those who are handling the IQAC or NIRF, they have to agree to that. Like this can be considered as a validated one. Because to convince Okay. them, there are one way to do that is what you do is like, I mean, you have board of studies or a special committee, which one is approving your courses? Okay. Validation board can be there, sir. No, before that you have to actually before you do that, you are from college or university? College, sir. Okay, in your college you have board of studies, right? Yeah. Okay, so before you launch your course, you have to get the approval from your board of studies. Okay, sir. Okay. Then actually before that you have to even get approval from your dean or HOD or the people who are actually handling that, and it should be put on the your committee, whichever is a special committee or it is a board of studies or whatever it is, the academic review committee. You have to give a proposal to them Okay, sir. and Okay. they will have to approve it. And Okay. then Okay. Thank you, sir. if you are associated with the university, no, madam, it doesn't stop there. I'll tell you, validation is where it is actually. So you have to put it to the academic council for your university, Yes, sir. and then once they approve it, then you can actually, I mean, if you have a executive council for your university, you can actually make that paperwork, because this paperwork takes some time. And don't worry, if you do in a very systematic way, it will be, because there you have to give what is the course syllabus, what are the things you are Yeah. going to prepare, Yes. why it is unique, what is the learning Yeah. outcome, what is the Yeah. reference books, what is the And text. the way you told that how a course should be designed, you were telling that, na, that we must Yeah. design all these things. Exactly. Yes. Exactly. Yeah. So once you have these paper documents, see, there are one thing is academic aspect of creating a course, another one is administrative aspect of creating a Yeah. course. Okay. Yes. Academic things, it is your freedom. You can decide whatever you want. But the administrative thing, university has to approve it. So after Yes. your board of studies approves, it will go to academic council, and then it will go to executive council, and they both have to approve that yes, this course can be launched. Like that, they will give you. See, you can do that simultaneously. Like, I mean, you create the course and you start offering to your students. That is perfectly fine. But you get this approval. Once you get the approval, then you can actually claim. You can tell your NIRF people, you can tell the IQAC people that my course is validated. Yeah. See, your validation is your board of studies. Okay.
So I understand also. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. You are welcome, madam. Any more clarifications? Academically, we are free to upload any paper and any Yes. content. Yes. See, the problem I'll tell you, academically, if you upload, you cannot take credit unless it is administratively approved. Okay, sir. So, see, we do something, but we also want to get something out of it, right? Sir, there are administrative problems, sir. They won't allow easily. No, you can. Actually, sir, actually, what is happening? We are following a unified syllabus from state of government of Madhya Pradesh. So there is, I think that they are making it mandatory for certain teachers to create e-content. Then they will approve it. If they find it quality work, then they will upload it on their website of Madhya Pradesh Higher Education. Okay. Then if they feel that its quality is very good, then the government of MP can approve it or apply for other institutions like SWAYAM or otherwise they will upload it on their own platform only. Higher Education of MP only. No problem. See, for that only, what I do is like if you want to create your reputation, you can, as someone had asked, like you can create your videos. See, you don't spend too much time. You may make maximum focus for 5 minutes video or 10 minutes video. Okay. A simple screen recording you do. See, the main thing is how do you tell the things? That is what is very, very important. And if the students like it, and see, the moment you upload your YouTube videos, make some, don't start with 1 or 2, make at least 15-20 videos and the small videos, and you feel like what is more important, like that topic wise, you create the list and then you make at least 15 videos, then you upload the first video. Okay, don't upload a one video like that, because then you will be under a lot of tremendous pressure. Because this week, if you are unable to deliver, then people will just will not come to your website. Okay, so it's a very competitive area. So before we get into that actual release of video, make some 10-15 videos, and then you have now breathing time. So even if you make that 10-15 videos in 1 week's time, you are still fine. You create those videos, keep it ready, and release 1 video per week. So 15 videos if you are ready. 15 weeks is going to be 4 months. So I'm pretty sure if you can make 15 videos in 2 months' time, you can continue the same for some more time. And once you create the videos, just share it with your students, share it with your network, share it with the people. And YouTube also, you just post it. If you have a LinkedIn web page, then just post the link in the web, LinkedIn. If you have Facebook, post it in the Facebook. If you are in WhatsApp or if you are in Telegram, just post. See, you have to bombard the people, and they may even turn you off. Don't worry about that, because this is what is called promotion, and it is very, very essential. Unless we promote our own course, it's like, I mean, if you don't say that you are good, do you think the rest of the world is going to say that you are good? It can never happen. That's good. Exactly. So that is the reason. Whatever you create, you have to say this is the best, and then you send it to your network. And we must believe in ourselves. Yeah, exactly. That's what you have to believe in yourself. Otherwise, nobody is going to support you. So अगर हम लोग सोचते हैं कि हमसे होगा नहीं बोले तो बस हमसे कभी होगा ही नहीं. So no, and don't think that like, I mean, you see, don't look at other people. Never ever look at other people, because other people may have lots of resources, lots of various things they may have, which puts a little bit advantage for those people. But don't look at those people. You just think, I am that individual who is going to actually make it. That's it. See, I'll tell my own example. See, when I started creating this PG MOOC course, I saw there were EPG Pathshala, there were 6 different courses on organic chemistry, and MOOCs also there were 1 or 2.
and many IITs were actually offering lots of courses on NPTEL platform. So that means the competition was very tough for me, even in 2017 or 18 when I started. But I never budged, or I never thought like, I mean, they are going to be my competitors. I never thought like that. What I thought is I make my own course. That's it. So that is the reason I don't even look at any of those things in the beginning. I only looked at what I want to do. That is the only thing. So if you look at the great directors, I'll tell you, Mani Ratnam, you would have heard about. Rajamouli, these kind of people, they don't watch other people's movies. They make their own movies. And other people appreciate how they made it. Because all the time, the actors and the directors, what they say is, if I look at some other people's creation, then mine is actually having a copy somewhere, someplace. It just comes into that. So I completely want to avoid that, and they make it, and of course they are stalwarts. Okay, we cannot compare ourselves with them, but still I am telling this as a small example. So he can create a very beautiful looking picture. I can also create. The main thing is, what is the selling point for a movie is not the director, not the actors, not the budget. It is simply the story, and your course is your story. If you can tell your story in a very nice way, no matter, you don't have to have very great things. And if you look at the TikTok videos, you know, how many of the TikTok videos are actually made in a professional setting? Can you tell me? But what about the criticism, sir? The criticism of people doesn't hurt you? So you don't, that is what. The Believe in yourself. No, don't. Yeah, exactly. Believe in, don't listen to other people. See, Yes. the criticism will always be there. And Well, if you Viral is start not done. responding, so that's what I said in the beginning, keep cool. So you have to keep cool. I mean, if somebody is criticizing, you assume one thing, that he may not know. That's it. And ignore it. See, there is a button, we always say, ignore button is available. So just press the ignore button and go. And those who are appreciating, you have to just respond. If you look at the comments, I'll tell you, you go and watch the YouTube comments, and the original creator will only respond to the positive comments. They will simply ignore the negative comments. In the beginning, it is a very tough thing to do. But once you start getting popularized, then you will learn how to ignore the things. Yes, sir. Like in spite of many departmental stores, all the grocery shops are also running. So we should take the analogy of that and should try to start with your this kind of encouragement, sir. It's very nice. It's very crystal clear. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. Okay, Such thank a you. wonderful, such a nice session, sir. Very informative session, sir. मैं बहुत थैंक यू वेरी मच सर. हाँ हाँ हाँ. और बहुत अच्छा लगता था सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही बढ़िया. थैंक यू सर. Thank you very much, madam. any more question? मेरा ईमेल एड्रेस और ये आप सिर्फ बालाजी JNU टाइप करने से गूगल में आ जाता है. एंड माय फोन नंबर इज आल्सो अवेलेबल, ईमेल इज अवेलेबल. आप लोग कभी भी कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहे तो ईमेल कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. वी आर ऑलवेज अवेलेबल. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बढ़िया सेशन के लिए, इतने अच्छे सेशन के लिए. मैं सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर. धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. ओके. सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए सूचना है कि आप लोगों का अगला सेशन 2 बजे शुरू होगा. अभी 1 घंटे का ब्रेक है आप लोगों के लिए. थैंक यू.